बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। तो जब पैथोजिन हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर जाते हैं और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के ज़रिए भी किल नहीं हो पाते, तो हमारी बॉडी के अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के ज़रिए उस पैथोजिन को किल किया जाता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हम एडॉप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को एडॉप्ट करती है अकॉर्डिंग दैट पैथोजिन। तो उस पैथोजिन का मतलब यह है कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स या कैंसरस सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके सरफेसेस पे एंटीजन होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सरफेसेस पे जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस एंटीजन को किल करना ज़रूरी है। तो ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होकर हमारी इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को मजबूर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमारे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को, ताकि हमारे WBCs जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दें अगेंस्ट दैट पैथोजिन। तो एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एंटीबॉडीज़ वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो उस एंटीजन को किल करते हैं। तो एंटीबॉडी एंटीजन के कम्प्लेक्स बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जब हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो जाती है। तो हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंटीबॉडीज़ बनाएगी उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट। तो याद रहे, जितने भी वायरस या बैक्टीरियाज़ हैं उनके सरफेसेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन्स होंगे। हर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजन्स होंगे। तो उस स्पेसिफिक एंटीजन को स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ही किल कर पाएंगी। तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ नहीं बने होते। जब उन बैक्टीरिया या वायरस का एक्सपोजर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तब ही हमारे WBCs एंटीबॉडीज़ उस तरह का बनाते हैं और उस एंटीजन को किल किया जाता है। तो इसी वजह से हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाया जाता है। सो हमारे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को, जिसे हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, इनके दो तरह के सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट सेल जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहलाते हैं, जो कि हमारे T सेल्स परफॉर्म करते हैं। तो ये कम्प्लीटली सेल्स के ज़रिए किल किया जाता है उस पैथोजिन को, इस वजह से हम इनको सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। सेकंड जो है वो टाइप जिसे हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जो हमारे B सेल्स परफॉर्म करते हैं। हमारे WBCs के जो B सेल्स होते हैं ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं और B सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट दैट एंटीजन। तो इस वजह से हम इनको ह्यूमोरल कहते हैं, क्योंकि ह्यूमोरल का मतलब होता है फ्लूइड। तो B सेल्स के प्लाज्मा के अंदर जो है प्लाज्मा फ्लूइड को कहते हैं। तो सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है इनका, उस प्लाज्मा के ज़रिए एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ये B सेल्स। इसी वजह से हम इनको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इस ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे। सो हमारे बोन मेरो के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है और हमारे स्टेम सेल्स के अंदर जो है वो ब्लड की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। और जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं हमारे WBCs के, ये दो तरह के सेल्स बनाते हैं, एक T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट, जिनको हम T सेल्स और B सेल्स भी कहते हैं। जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बोन मेरो के अंदर तो बन जाते हैं, बट ये माइग्रेट करते हैं मेच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड के पास। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा चेस्ट बोन है, इसके बिल्कुल ही नीचे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये T सेल्स जाते हैं और वहाँ पर मेच्योर होते हैं। तो और B सेल्स जो होते हैं इनको हम बोन मेरो कहते हैं, B से बोन मेरो। तो इनको हम B लिम्फोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोन मेरो के अंदर ही मेच्योर होते हैं, इस वजह से इनको हम B लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और B लिम्फोसाइट जो हैं वो प्लाज्मा क्लोन्स बनाते हैं और मेमोरी B सेल्स बनाते हैं। तो B लिम्फोसाइट्स का काम है एंटीबॉडीज़ बनाना। तो इस B लिम्फोसाइट्स की जो है वो फंक्शन को हम कम्प्लीटली ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में डिस्कस करेंगे। सो T सेल्स जो हैं वो थाइमस में जाएंगे, मैच्योर होंगे और T सेल्स की 4 टाइप्स होती हैं। तो T सेल्स की जब एक्टिवेशन हो जाती है वो 4 तरीके के सेल्स बनाते हैं। एक है TH, जिसे हम हेल्पर T सेल्स कहते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये दूसरे T सेल्स की हेल्प करते हैं और ये साइटोटॉक्सिक T सेल्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो TC, जिसे हम साइटोटॉक्सिक T सेल्स कहते हैं या फिर किलर सेल्स कहते हैं।
तो किलर सेल्स का मतलब है ये दूसरे सेल्स को, जो इन्फेक्टेड सेल्स हो चुके हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको किल किया जाता है इन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ज़रिए। और टी सप्रेसर सेल्स जो होते हैं ये जब हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं होती और जितने भी एंटीजेंस होते हैं वो किल हो चुके होते हैं, तो इम्यूनिटी को शट डाउन करना होता है। तो इम्यूनिटी को शट डाउन करने के लिए, इम्यूनिटी को स्टॉप करने के लिए सप्रेसर टी सेल्स होते हैं और इम्यूनिटी स्टॉप हो जाती है सप्रेसर टी सेल्स की वजह से। और टी मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी टी सेल्स का मतलब यह है कि ये इन केस अगर फ्यूचर में उस तरह का एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो मेमोरी टी सेल्स जो हैं वो उस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस एंटीजन को, और फिर टी हेल्पर सेल्स को जाकर एक्टिवेट करते हैं ताकि टी हेल्पर सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रोड्यूस करें और उस एंटीजन को वहीं पर ही किल कर दिया जाए। और आज के लेक्चर जो है वो हमारा एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स हैं। तो टी सेल्स की एक्टिवेशन किस तरह से होगी वो आज हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के ज़रिए डिस्कस करेंगे। तो ये बैक्टीरिया है या वायरस कह लें या कोई भी फॉरेन पार्टिकल कह लें जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो चुका है, और हमारी बॉडी के अंदर जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस को हमने डिस्कस किया है और वो आप वीडियो अलग से इस पर है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो बिग ईटर्स होते हैं, वो वन टाइम जो है वो 100 बैक्टीरिया को ईट कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया को ईट करते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस हो जाती है। बैक्टीरिया को ईट करने के बाद ये बैक्टीरिया के पीसीस कर देते हैं और इन पीसीस को हम एंटीजेंस कहते हैं। तो इन बैक्टीरिया के सरफेसेस पे एंटीजन होते हैं और इस एंटीजन को किल करना ज़रूरी है। सो ये एंटीजन अगर हमारी बॉडी में रह जाएं तो हमें डिजीज़ हो सकता है, हमें कैंसर वगैरह हो सकता है। सो ये मैक्रोफेजेस जो हैं वो इस एंटीजन के पीसीस को अपने सरफेस पे लगा देते हैं। तो इस मैक्रोफेजेस को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं, जिसे हम APC से डिनोट करते हैं। तो ये एंटीजन्स को अपने सरफेस पे अटैच कर देते हैं, इस वजह से हम इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। तो ये एंटीजन्स को प्रेजेंट करते हैं, टी हेल्पर सेल्स के सामने लेके जाते हैं, और जिस के ऊपर ये एंटीजेंस को अटैच करते हैं इनको हम रिकॉग्निशन पैटर्न्स कहते हैं। रिकॉग्निशन पैटर्न्स जो हैं इनका नाम है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल, जिसे हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स क्लास 2 मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हमारे मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, टी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स के सरफेसेस पे MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ये रिकॉग्निशन पैटर्न्स हैं। हमारे WBCs जो हैं वो इस तरह से हमारे सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और हमारे सेल्स हमारी इम्यूनिटी हमारे अपने सेल्स को इसलिए नहीं ईट करते क्योंकि इस तरह के जो है वो हमारे सरफेसेस पे, हमारे सेल्स WBCs के सरफेसेस पे MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ये रिकॉग्निशन पैटर्न्स होते हैं। तो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल्स, चाहे वो हमारे लंग्स के हों, हार्ट के हों, ब्रेन सेल्स हों, जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके सरफेसेस पे MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। और ये रिकॉग्निशन पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे WBCs हमारे अपने ही बॉडी के सेल्स को ईट नहीं करते, अटैक नहीं करते इन पर। सो अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड हो चुका है वो सेल, हमारे बॉडी सेल्स जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उन एंटीजन के पार्टिकल्स को अपने इसी MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल के सरफेस पे अटैच कर देते हैं, जैसे कि मैक्रोफेज अटैच करते हैं। तो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होंगे, न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे, उनके सरफेसेस पे MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल होंगे, और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, टी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स के सरफेसेस पे MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 2 मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये हिस्टोकम्पैटिबल होते हैं। हिस्टो कहते हैं टिश्यूज़ को, और कंपैटिबल कहते हैं क्योंकि ये टी हेल्पर सेल्स के साथ कंपैटिबल होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनके सरफेसेस पे MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, रिकॉग्निशन पैटर्न्स, जबकि हमारे जो RBCs हैं वो तो नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, उनके अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनको किस तरह से हमारे WBCs रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो RBCs हैं उनके सरफेसेस पे CD47 मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से हमारे WBCs जो हैं RBCs को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस पर अटैक नहीं करते। सो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो
प्रेजेंट कर रहे हैं एंटीजन को टी हेल्पर सेल्स के पास, और हेल्पर टी सेल्स के सरफेसिस पे रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं। दो तरह के रिसेप्टर सेल्स हैं, एक है बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन और एक है CD4 मॉलिक्यूल। जो बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन है उसके ज़रिए जो है इस एंटीजन के को बाइंड किया जा रहा है टी हेल्पर सेल्स के साथ, और जो बाइंडिंग साइट फॉर सेल्फ प्रोटीन है, सेल्फ प्रोटीन हम इनको कह रहे हैं MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल को, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अपने सेल्स हैं। तो सेल्फ प्रोटीन्स के साथ जो बाइंडिंग साइट होगी उसे हम टी हेल्पर सेल की जो बाइंडिंग साइट होगी उसे हम CD4 मॉलिक्यूल कहेंगे। CD4 मॉलिक्यूल का मतलब यह है C से क्लस्टर, D से डेजिग्नेटिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ क्लस्टर डेजिग्नेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेंसर्स होते हैं, ये सेंस करते हैं किनको, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स को सेंस करते हैं और इनके साथ इनकी बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर ये एक बाइंडिंग साइट है एंटीजन के साथ और एक बाइंडिंग साइट है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर एक कम्प्लेक्स बन गया है, यहाँ पर रिकॉग्निशन हो गई है, टी हेल्पर सेल्स ने इस मैक्रोफेज को जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। तो और सेकंड स्टिमुलेशन जो है वो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरफ से होगी, जिसे हम ये केमिकल्स रिलीज़ करेंगे जिसको हम इंटरल्यूकिन 1 कहते हैं। इंटरल्यूकिन 1 का मतलब ये है कि ये इंटर कम्युनिकेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। इंटर कम्युनिकेटिंग मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि ये एक सेल के से दूसरे सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, और ये एक स्टिमुलेशन है इन मैक्रोफेजेस की तरफ से जिसे हम इंटरल्यूकिन 1 कह रहे हैं। तो ये स्टिमुलेट करेंगे टी हेल्पर सेल्स को, ताकि ये जो हेल्पर सेल्स हैं ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएं। तो ये एक्टिवेशन होगी, यहाँ पर स्टिमुलेशन होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। हेल्पर टी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये इंटरल्यूकिन 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करेंगे। तो इंटरल्यूकिन 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर इनकी अपनी सेल्फ स्टिमुलेशन होगी, हेल्पर टी सेल्स को ही अपनी सेल्फ स्टिमुलेशन होगी इंटरल्यूकिन 2 के ज़रिए, जो ये टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो अपनी डिवीज़न स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो इनके पास अब ये एंटीजन का पैटर्न आ चुका है हेल्पर टी सेल्स के पास। अब हेल्पर टी सेल्स को हेल्पर टी सेल्स ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है इस एंटीजन को। अब हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो डिवीज़न स्टार्ट करेंगे अपनी, और इस एंटीजन को जहाँ पर भी इनको ये मिलेंगे ये उसको किल कर देंगे। तो हेल्पर टी सेल्स किस तरह से इन एंटीजन को किल करेंगे? हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो दो तरह के सेल्स बनाएंगे, अपनी डिवीज़न करेंगे और मिलियंस ऑफ सेल्स बनाने स्टार्ट करेंगे। एक तो ये बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे कि बी सेल्स जो हैं वो इन एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये जो स्टिमुलेशन होगी यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2 के ज़रिए होगी, और ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, और एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे बाय प्लाज्मा सेल्स। तो इस लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इस टॉपिक को। और जो दूसरा सेल होगा टी हेल्पर सेल्स की डिवीज़न के बाद वो होंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, जिसको हम किलर सेल्स भी कहते हैं, तो यहाँ से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है और ये यहाँ पर अटैक करेंगे इन्फेक्टेड सेल्स को। तो बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स हो चुके होंगे उनको ये किल करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो सेम टी हेल्पर सेल्स की तरह साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के पास भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे उनको हम एंटीजन रिसेप्टर्स कहेंगे, और जो MH क्लास 1 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेंगे उनको हम CD8 मॉलिक्यूल कहेंगे। तो यहाँ पर जो टी हेल्पर सेल्स के यहाँ पर बाइंडिंग साइट थी सेल्फ प्रोटीन के साथ वो थे CD4 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर सेल्फ प्रोटीन के साथ जो बाइंडिंग हो रही है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की उन्हें हम CD8 मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो CD8 मॉलिक्यूल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के हमेशा बाइंड करेंगे MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ, आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन हो जाएगी। ये सब इसलिए होता है ताकि ये इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करें, क्योंकि इनके पास अब इस एंटीजन के पैटर्न है और इनको जो है वो इस एंटीजन की शिनाख्त हो गई है और इस एंटीजन को इन्होंने किल करना है। तो ये ढूंढेंगे पूरे RBCs के अंदर, हमारे ब्लड सेल्स के अंदर ये घूमते रहेंगे, और जहाँ जहाँ पर इनको ये एंटीजन्स मिलेंगे तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो इन एंटीजन्स को किल कर देंगे। तो यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉग्निशन हो गई है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे इन इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर। ये एंजाइम्स क्या होंगे? ये परफोरीन एंजाइम्स हैं जो इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर
परफोरेशन कर देंगे, होल्स बना देंगे, जिसकी वजह से इन इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर बाहर से वाटर और साल्ट आते रहेंगे और ये स्वेल कर जाएगा और इवेंचुअली ये बर्स्ट हो जाएंगे स्वेल होने के बाद, और फिर ये डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे बर्स्ट होने के बाद। इन फ्यूचर अगर इस तरह का एंटीजन दोबारा हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी टी सेल्स बनना स्टार्ट होंगे। तो ये मेमोरी टी सेल्स जो होंगे वो इस के पैटर्न को अपने पास सेव करके रखेंगे, और जब इस तरह का एंटीजन आएगा तो ये टी मेमोरी सेल्स जो होंगे वो टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, ताकि टी हेल्पर सेल्स दोबारा से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाना स्टार्ट करें और उस पैथोजन को किल किया जा सके। और जब ये पूरा फंक्शन हो जाएगा और सारे के सारे बॉडी के अंदर जितने भी एंटीजन्स होंगे वो किल हो चुके होंगे, उसके बाद जो है वो टी सप्रेसर सेल्स आएंगे और इस इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया जाएगा, क्योंकि दोबारा से रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन ख़त्म हो चुके होंगे, हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी, और फिर सप्रेसर सेल्स आएंगे और इस इम्यूनिटी को शट डाउन कर देंगे, क्योंकि इस इम्यूनिटी की दोबारा ज़रूरत नहीं होगी। सो होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।